मनोज राजन जी, सवाल ये है कि पंकज चौधरी जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्राह्मणों के भोजन पे लिट्टी चोखा पर जो वो बैठे थे, उनको चेतावनी का पत्र थमा दिए। और इसके पहले बहुत सारी बैठकें हुई हैं, कोई लेटर या कोई पत्र, कोई चेतावनी नहीं। आखिर क्या है ये मायने? देखिए, मायने ये है कि पीएन पाठक के घर पे जो बैठक हुई है 16वीं 17वीं मंजिल पर, जी। आ, इस बैठक को प्रारूप जो दिया गया, संगठन ने जिसको इस तरीके से लिया है, हम्म। अभी तक बात ये आ रही थी, ये ब्राह्मण हम्म। करीबन 2.25 महीने के आसपास से मिलना चाहते हैं, मिल पा नहीं रहे थे, हम्म। बैठक हो नहीं पा रही थी। हम्म। क्योंकि इन ब्राह्मणों को जो तोलना है ना, वो मेढक की तरह है। जी। 40 ब्राह्मण एक साथ इकट्ठा किए, एक को उठाया तो 7वां भाग गया, हम्म। 7वें को बैठाला तो 49वां भाग गया। ये हम्म। इस तरीके से सब भाग रहे हैं ये। हम्म। तो बैठक में जो बातचीत हुई, वो बातचीत हुई कि सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम्म। ये मुद्दा करीबन 2 सवा 2 महीने से, जब ठाकुरों की बैठक हुई है कुटुंब के नाम से, जी। उसके बाद से इसकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन प्लानिंग करते करते और उसका एग्जीक्यूशन होते होते हम्म। 2.25 महीने लग गए। हम्म। अब इस बैठक में बात सिर्फ सरकार तक सीमित ही नहीं रही। हम्म। पहले कहा गया कि सरकार में हमारी कोई नहीं सुनता, जी। एक बात। जी। फिर हुआ कि संगठन में हमारी कोई नहीं सुनता, हम्म। और फिर हुआ कि संघ में भी हमारी कोई नहीं सुनता। तो हम्म। जो मसला सिर्फ सरकार तक या योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार के खिलाफ था, वो हम्म। संघ और संगठन पर भी निशाना साध बैठा। जी। मैंने मेढक तोलने वाली बात जो आपसे की कि हम्म। इस बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा चेहरा बनाया उत्तर प्रदेश में, वो है ब्रिजेश पाठक। जी। उन्होंने एक डिप्टी सीएम बनाकर ये दिखाने की कोशिश की कि हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम बना दिया, लिहाजा आप संतुष्ट रहिए। हम्म। लेकिन खुद ब्रजेश पाठक इस बैठक में नहीं आए। ठीक। ब्रजेश पाठक से पहले हम्म। एक ब्राह्मण चेहरा और बनाया था योगी वन गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने। हम्म। उनका नाम था दिनेश शर्मा, जी। और उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। हम्म। लेकिन ये सारे दोनों ही ब्राह्मण नेता, चाहे ब्रजेश पाठक हो दिनेश शर्मा हो, ये नहीं आए। हम्म। जो ब्राह्मण आए भी, हम्म। उनमें से कुछ कन्नी काट गए, कुछ अपने काम का बहाना करके या वास्तव में उनको कोई काम था चले गए। हम्म। कुछ ब्राह्मण यहां से निकलते हैं, हम्म। और संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव गृह भी है, जी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक कान आंख सब कुछ है, हम्म। उनको फोन करके उन्होंने सफाई भी दी हम्म। कि देखिए, हम तो इस वजह से गए थे कि हमको वहां देखना था कि क्या चल रहा है, जी। हम वहां के मुद्दे। उन्होंने हम्म। एक्सक्लूसिव लीकिंग भी की। हम्म। और कुछ विधायक जो ब्राह्मण थे, वो संजय प्रसाद को बता के भी आए ठीक। कि देखिए, हम उस मीटिंग में जा रहे हैं। हम्म। यानी इस मीटिंग का एजेंडा ही डाइसी था। ठीक। वीरेश भाई, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कुटुंब बैठक जब हुई जी। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में, तो हम्म। उसमें ठाकुर सांसद भी शामिल थे, ठाकुर हम्म। विधायक भी शामिल थे, और हम्म। सरकार में मौजूद ठाकुर मंत्री भी शामिल थे। जी। वहां पर दो बातें हुई। हम्म। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया। हम्म। योगी आदित्यनाथ को लगातार दबाव बनाने, उनको घेरने की तैयारी की जाती है। हम्म। राणा सांगा के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। हम्म। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाना या वीके सिंह की टिकट न मिलना, हम्म। ये योगी आदित्यनाथ के पक्षधर कुटुंब बैठक थी। हम्म। लेकिन इस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। और एक हम्म। मुद्दा यह भी था कि ब्राह्मण की नाराजगी, ठाकुरवादी सरकार, हम्म। ठाकुरों की सुनने वाली सरकार का मुद्दा बहुत तेजी से बन रहा है, लिहाजा हमको इसको फ्रंट पे आके क्वैश करना है, जी। इसको कर्टल कर देना है। हम्म। उस बैठक पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। हम्म। अयोध्या में कुर्मियों की एक बैठक हुई, हम्म। जिस जिस बैठक में इस सरकार के कैबिनेट मंत्री, हम्म। योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल थे। जी। उसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी शामिल थी। हम्म। ये अयोध्या में हुई। इसके हम्म। बाद लखनऊ के एक नामी गिरामी स्कूल के ऑडिटोरियम में हम्म। लोध समाज की एक बैठक हुई, हम्म। जिसमें लोध सांसद भी थे, लोध हम्म। कार्यकर्ता भी थे, पदाधिकारी भी थे, सरकार के विधायक भी थे। हम्म। ये सारे लोग शामिल थे। इस हम्म। बैठक पर भी किसी ने उंगली नहीं उठाई। हम्म। लेकिन खुद ये ब्राह्मण इस हम्म। पूरी बैठक को डायसी बना गया। आप जी। अधिकारियों को बता के आएंगे, आप पदाधिकारियों को बता के आएंगे, हम्म।
जब आपने इस मुद्दे पर किसी से अनुमति नहीं ली, आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और आप एक्चुअली इस मुद्दे को सॉलिड बना के आए ही नहीं थे, तो बात तो आज अलग है कि पंकज चौधरी ने फोन मिला के डांट दिया सबको, या उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता है और अगली बार हुआ तो सीधे संगठन कार्रवाई करेगा। लेकिन कल तो धर्मपाल सिंह पीएन पाठक को फोन मिला चुके थे, जिनके घर पे ये बैठक हुई। रमेश मिश्रा जो बदलापुर के विधायक थे, उनको फोन मिला के डांट चुके हैं कि इस मुद्दे पर ये कैसे हुई। खुद ये ब्राह्मण विधायक अधिकारियों और पदाधिकारियों को फोन कर करके बता रहे हैं कि हम तो ऐसे ही चले गए थे, हमारा कोई मुद्दा नहीं था। आपने खुद ही इस बैठक को डायसी कर लिया है। काहे के ब्राह्मण और काहे की ब्राह्मण की बैठक, ये कोई सहभोज नहीं था, असल में ये ब्राह्मणों का भड़ास भोज था। ये भड़ास निकाल रहे थे जी। हाँ, ब्राह्मणों का ये भड़ास भोज था, जिसमें कोई एजेंडा नहीं था, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, और न ही संगठन के पैरामीटर्स का इस बैठक में पालन किया गया। वीरेश भाई, एक सवाल इसी में से, एक देवरिया के विधायक हैं दीपक मिश्रा शाका, वो बयान दे रहे हैं कि मैं जातिवादी नहीं हूं और जो जातिवादी राजनीति करता है उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं उस बैठक में इसीलिए नहीं गया कि जातीय मुद्दों पे मेरा कोई भरोसा नहीं है। देवरिया ही में एक बैठक हुई थी जी। देवरिया में ही वहां के संभवतः डीएम से जी साका ने झिकझिक भी की थी, लड़ाई भी की थी, और लड़ाई की थी संभवतः किसी एक छोटे अफसर के तबादले को लेके, कि ये हमारे इलाके में गलत कर रहा है, इसको हटाया जाए। जब वहां पर आला अधिकारियों ने इस बात को करने से मना किया, तो दीपक मिश्रा ने बाकायदा झंझट और झगड़ा भी किया था जी। और ये साफ तौर पर कहा था ये ब्राह्मण समाज की उपेक्षा है। आज वो उस बैठक में नहीं गए, या उस बैठक में उनका समीकरण इन विधायकों के साथ नहीं पूरा बैठता है, और अगर वो ये कह के इसका पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम इसलिए इस बैठक में नहीं गए, तो उस अधिकारी से लड़ाई क्यों लड़ी थी उन्होंने एक छोटे से तबादले के लिए? मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनके पिता भी राजनीति में मंत्री थे और मंत्री भी रहे और वहां पे तो बहुत झंझट हुआ था, बड़ा झगड़ा हुआ था और ब्राह्मण समाज की बात कही गई थी। आज वो इसमें नहीं गए, तो ये बताएं कि उनके उस उचित फोरम कौन सा उनका उचित फोरम है जिसमें वो नहीं। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो इनके पिताजी ने भी मोर्चा ले रखा था कल्याण सिंह से, वो अलग गुट बनाकर चलते थे। उस जमाने के बहुत सारे जो ब्राह्मण विधायक थे, चाहे वो नंद किशोर मिश्रा हो, चाहे कुशीनगर देवरिया के जितने विधायक थे, एक ही गाड़ी में चलते थे और ब्राह्मण एकता को बुलंद करते थे। दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी, और बहुत बिल्कुल दुर्गा प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद मिश्रा उनके बेटे हैं ये, और इन्होंने अभी ब्राह्मण का ही मुद्दा उठाकर वहां पे बवाल किया है। ब्राह्मण का ही मुद्दा उठाकर उस बैठक में झंझट किया था और कहा था कि ब्राह्मणों की सरकार ये सुन नहीं रही और अफसर जो है बेलगाम हो गए। आज आप उस बैठक में नहीं गए। अब दीपक मिश्रा को तो छोड़ ही दीजिए, अब जितने विधायक इसमें शामिल थे सब जगह जगह अलग अलग फोरम पर अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फोन करके कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को बताओ चेतावनी दे दी गई, बताओ नए अध्यक्ष ने नोटिस थमा दिया, डांट दिया, हम लोगों को तो कोई पूछ नहीं रहा है। अभी जिस रात को ब्राह्मणों की सभा हुई थी, ऑन रिकॉर्ड मुझसे सुरेंद्र चौधरी ने कहा, धोबी समाज के हैं, अगले दिन उन्होंने कहा कि मैं भी बैठक करने जा रहा हूं अपने समाज की, और वो बैठक हुई उनके बहुखंडी वाले घर पर ही हुई, वहीं हुई, बी ब्लॉक में हुई, बहुखंडी में हुई, उस पर कोई चेतावनी नहीं। फिर जो क्षत्रिय राजपूत ठाकुरों की क्लार्क अवध में बैठक हुई थी मॉनसून सत्र में, उसमें कोई चेतावनी नहीं। कुर्मी बिरादरी की जो बैठक हुई थी अयोध्या में, उसमें कोई चेतावनी नहीं। साथ ही वैश्य बिरादरी के लोग भी नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में बैठ चुके हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं। लोधियों की भी बैठक हुई, उन पर कोई चेतावनी नहीं। मनोज राजन जी, ब्राह्मण बैठते हैं 46-50 के करीब, और पूरे यूपी की सियासत इस ठंड सर्द मौसम में जैसे लग रहा हो कि कुर्ता उतार दे आदमी, इतनी गर्मी हो गई है और सियासतदान एकदम बौखला गए हैं। आखिर क्या है ब्राह्मणों का ये ताप, ये टेम्परेचर, ये तापमान कैसा है? ये जो चेतावनी की गर्मी बढ़ी है,
जी। उतने ही ब्राह्मण ये और ठंडे हो गए, शीतलहर इनको लग गई है। ओ। पाठक साहब जिन्होंने ये बैठक बुलाई थी, उनका फाटक बंद हो चुका है अब। टिकट विकट उन्होंने है अपने क्या? फ्लैट का फाटक बंद कर दिया। अब टिकट टिकट अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन अपने फ्लैट का फाटक बंद कर लिया है। जैसे ही उनको धर्मपाल संगठन मंत्री धर्मपाल जी का फोन पहुंचा, वैसे उनके फोन का फाटक भी बंद हो गया। अच्छा। और वो सड़क पर रहते हुए एरोप्लेन मोड में चले गए। सड़क पर थे लेकिन एरोप्लेन मोड डाल दिया उन्होंने। अच्छा, अपने घर का फाटक बंद कर दिया पाठक ने, और सड़क पर रहते हुए, धरातल पे रहते हुए एरोप्लेन मोड पे चले गए। एरोप्लेन मोड डाल दिया। अच्छा। देखिए बड़ी नॉट सीधी सी, रीचेबल हो गए देखिए बड़ी एकदम। सीधी, नॉट रीचेबल हो गए। हाँ। बड़ी सीधी सी बात है। एक गाना हुआ करता था, रामानंद सागर की एक फिल्म आई थी, राजेंद्र कुमार साधना थी, उसमें गाना था, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अच्छा। ब्राह्मणों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जाए तो जाए कहाँ जाएंगे ये? तो शिवपाल जी ने तो ब्राह्मण बुला कभी दिया, समाजवादी मेरे इंटरव्यू में नहीं, कह दिया कि अरे आइए आइए, बहुत ब्राह्मण स्वागत है, हमने तो माता प्रसाद ब्राह्मण पांडे को कभी नेता समाजवादी विपक्ष पार्टी का बनाया है। वोटर नहीं हुआ। ब्राह्मण कभी समाजवादी पार्टी का वोट नहीं रहा है। हाँ। और जनेश्वर मिश्र भी एक नेता रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नेता नहीं थे, समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा थे। जैसे बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मी चेहरा थे, जैसे एकदम। मोहन सिंह आप ठाकुर चेहरा। हम लोगों के इलाके से तो वो चुनाव लड़के हार भी चुके हैं। हाँ। जी। जनेश्वर मिश्रा तो जी चेहरे थे, छोटे लोहिया थे, नेता नहीं थे, लेकिन नेता नेता नहीं नहीं थे थे। ब्राह्मणों के। हमारे हाँ जनेश्वर जी की बात आ गई तो हमारे यहाँ से चुनाव लड़े थे, हम लोग बहुत छोटे थे। जब चुनाव हारे तो एक नारा चला था, चंद्रशेखर, तो हरिकेवल प्रसाद के जो बेटे हैं वो चुनाव, रविंदर कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं, सांसद रहे, इस बार तो हार गए हैं। उनके पिताजी लड़ते थे हरिकेवल प्रसाद। तो एक नारा लगा था कि चंद्रशेखर को भेज दो तार, जनेश्वर की हो गई हार। उस समय हो गई तार हार। का मामला था ना। तो अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लीडरशिप और ब्राह्मण लीडर की बात करेंगे, जी। तो मैंने अंतिम कड़ी संभवतः देखी होगी एक कमलापत त्रिपाठी और नारायण दत्त तिवारी। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण लीडर का नाम ही नहीं जानते होंगे। थोड़ा बहुत काम किया था बहुजन समाज पार्टी ने, जब सतीश चंद्र मिश्रा को बतौर ब्राह्मण नेता इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। उसके बाद वो कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं बने। ब्रिजेश पाठक ने ब्राह्मणों की समस्याएं आला कमान तक पहुंचाई। उन समस्याओं के बदले वो डिप्टी सीएम बनाए गए, लेकिन डिप्टी सीएम बनते ही ब्राह्मणों की सारी समस्या कौन पहुंचाएगा ब्राह्मणों की? जिस ब्राह्मण को नहीं, वहां चेहरा कल हेमंत तिवारी जी बोल रहे थे कि वहां कद्दू और रोटी मिलती है, कद्दू और रोटी, वो पूड़ी सवेरे सवेरे। कद्दू पूड़ी मिलती है, हाँ, बाटी चोखा मिलता है, वहां पे पूरी सब्जी मिलती है, सब कुछ मिलता है। नहीं मिलता है तो सिर्फ ब्राह्मणों को, ये जो जितने भी प्रकाश द्विवेदी है या पीएन पाठक है, रमेश मिश्रा है, अंकुर है, तमाम सारे जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, ये गला फाड़ कर कहते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता। अरे मैं तो कहता हूं इस प्रदेश में मैं आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री, कैबिनेट मंत्री निकाल दूंगा जो ये कहते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता। तो ब्राह्मणों की नहीं सुनता तो ब्राह्मण क्या कर रहा है? किस फोरम पर जाकर ब्राह्मण ने शिकायत की? देखिए, कुटुंब की जो बैठक हुई उसकी लीडरशिप के पीछे से उनको बैक था, इसलिए उस पर कोई विवाद नहीं था। लोध की बैठक में पीछे से था, बैकिंग थी, कुर्मियों को बैकिंग थी, ये बैकिंग थी। लेकिन इन्होंने किसके इशारे पर यह बैठक की है? कोई है? अगर इनको बैकिंग होती तो मैं लिख के दे रहा हूं, दिनेश शर्मा, ब्रिजेश पाठक उस बैठक में मौजूद होते। क्यों नहीं मौजूद थे? क्योंकि आप सबको मालूम है उत्तर प्रदेश में सबसे कठिन काम है ब्राह्मणों का लीडर चुन लेना। ब्राह्मण खुद अपना लीडर कभी नहीं चुनता। एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर एक संस्थान में 10 पद खाली है तो उस 10 पद में कहा भी जाता है ये कि 4 घोड़े होने चाहिए, बाकी सब गधे होने चाहिए।
क्योंकि घोड़े अपनी हार्स पावर दिखाए बिना मानते नहीं है। हर समय हिनहिनाते रहेंगे और बोलेंगे सबसे ज्यादा हार्स पावर मेरा है। तो ये जो ब्राह्मण है ये उसी किस्म का घोड़ा है। हिनहिनाता रहता है। ये खुद को सबसे बड़ा हार्स पावर वाला नेता मानता है, इसलिए अपना कोई नेता चुन नहीं पाता। आज राजा भैया का नाम ले दिए। क्या सर्वमान तौर पर ठाकुर राजा भैया को अपना नेता नहीं मानते, भले वो भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे ना हो? क्या क्रॉस द पार्टी लाइन कोई ठाकुर किसी राजा भैया राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ के पास जाएगा तो क्या वो उनको अपना लीडर नहीं मानता? ठाकुरों के अंदर एक खास बात है, वो अपना एक लीडर सर्वमान चुनते हैं। कुर्मी अपना एक लीडर चुनते हैं, उसे मानते हैं, उसकी सुनते हैं। लोध कल्याण भाई बीएल वर्मा को भी अध्यक्ष बनना था उत्तर प्रदेश का, बदायूं से जो है। आखिर बीएल वर्मा की जगह पंकज चौधरी क्यों चुने गए? चले एक बात तो ये हो गई कि 7% प्रदेश में यादव है, 6% कुर्मी है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। कुर्मियों को प्लीज करना, हमने बहुत सारी कुर्मी सीटें हारी, पंकज चौधरी को बना दिया गया। लेकिन पंकज चौधरी के अलावा एक नाम बीएल वर्मा का भी था। बीएल वर्मा लोध लीडर है, लेकिन बीएल वर्मा को अंततः क्यों नहीं बनाया गया बताइए? विरोध। क्योंकि कल्याण सिंह फैमिली में बैठे राजवीर एंड कंपनी ने इस बात पर विरोध जता दिया कि आपने अगर इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो हमारी लोध पॉलिटिक्स तो खत्म हो जाएगी ना। वो आज भी कल्याण सिंह की जो लोध चेहरा था, कल्याण सिंह को आज भी लोग पूजते हैं, लोग लोध नेता के नाम पे। मुझे बताइए ब्राह्मण के नाम पे लोग किसको पूछते हैं? एक परशुराम जयंती मनाई जाती है हर साल। ये ब्राह्मण अपना नेता नहीं चुन पाए आज तक। हाँ। और हर साल ब्राह्मण के नाम पर परशुराम जयंती मनाते हैं। है इनके पास कोई चेहरा? है इनके पास कोई चेहरा? क्यों? ये खुद सबसे बड़े हार्स पावर है व्यक्तिगत तौर पर। ये खुद अपने आप में घोड़े हैं, खुद अपने आप में लीडर है। ये अपना लीडर कभी नहीं चुनते, और जो नहीं चुनते हैं वो संगठन की डांट सुनते हैं, वो संगठन की फटकार सुनते हैं। वो बैठक के बाद ऐसे ही मोबाइल स्विच ऑफ करके निकल जाते हैं। वो निकलते हैं और अफसरों को बताते हैं साहब हम तो इसलिए गए थे साहब, ताकि हम आपको ये बता सके कि वहां क्या क्या हुआ। साहब हमें तो मजबूरी था जाना, हमारे 4 विधायक थे, बाकी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है साहब। ये जितने घोड़े हार्स पावर थे ये गीदड़ हो गए। जो हिनहिना रहे थे वहां बैठ के, जो हिनहिना रहे थे वो गीदड़ हो गए, दुम दबा के निकल गए यहां से। और अभी की बात है, परसों तय हुआ था कि 4 प्रस्ताव पारित होंगे। संघ, संगठन और सरकार के बीच में एक कोऑर्डिनेटर स्थापित किया जाएगा। हमारी सुनवाई की जाएगी। एक दबाव यह था कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में हमको जगह मिलनी चाहिए। अंदर की एक बात यह भी है। लेकिन और यह तय किया कि जल्द ही अगली बैठक होगी। मैं कह रहा हूं रेड इंक पर वीरेश पांडे से लिखित तौर पर ये ब्राह्मण अपनी अलग बैठक करके अगली दिखा देंगे तो मैं आपके साथ लाइव पे बैठूंगा और इस बात पर माफी मांगूंगा। मतलब अगली बैठक बंद हो गया अब इनका, अब नहीं हिन आएंगे नहीं ना, अब ये बिनबिनाएंगे। तो ये सब भीतर हो गए हैं। ये ब्राह्मण इतने ऋण विहीन तो नहीं थे कभी, इतना ऋण विहीन मजबूती नहीं है, बैकिंग नहीं है, बैकिंग नहीं है, इनकी लीडरशिप नहीं है। कैसे चलेंगे? चलेंगे कैसे? एक तो कोई अगवाकार होगा ना, एक तो कोई झंडा बरदार होगा ना, जो आगे चल रहा होगा और उसके पीछे सब बिना कुछ सोचे समझे चले जा रहे हो। मैं विनेश भाई एक छोटी सी घटना बताऊं आपको। इस प्रदेश सरकार में एक बहुत बड़े अफसर, उन अफसर के पिताजी का देहांत हो गया। 5 ब्राह्मण विधायक एक बड़ी गाड़ी पर सवार होकर उस अफसर के घर पहुंचे। उस अफसर के घर पर सब बैठे हुए थे और वहां पर यह बात हुई कि एक पंडित ने हमसे कहा है कि जो घट बांधा जाता है वो घर के बाहर लगे पेड़ पे बांध दीजिए। दूसरे पंडित ने उनसे कहा कि नहीं, जहां क्रियाक्रम हुआ है उस सुनसान में जाके आपको घट बांधना है। तीसरे ने कहा है कि गांव या घर के पास का जो बरगद पीपल का पेड़ होगा वहां घट बांधना है। तो बोले ये पंडित अलग अलग बात क्यों करते हैं? तो उन 5 विधायकों ने अपनी अपनी रीत के हिसाब से उस घट को इधर उधर कहीं ना कहीं बंधवा दिया।
उस अफसर के आसपास बैठे और भी कई आईएएस अफसर थे, मैं सबके नाम जानता हूं लेकिन लूंगा नहीं। उन सबने कहा कि एक घड़ा बांधने के मुद्दे पर आप एक नहीं है तो आप एक कैसे होंगे। ये बात सुन के जब वहां से चलना हुआ, उस गाड़ी में मैं भी था, जब वहां से चलना हुआ वीरेश भाई, तो 5 में से एक विधायक उतरा। जैसे ही वो उतर कर गया, तैसे ही चारों ने कहा सबसे बड़ा मुखबिर यही है ब्राह्मणों का, ये सारी मुखबरी हम लोगों की पहुंचाता है दरबार में ऊपर जाके। इसके बाद दूसरा उतरा, अब 3 बचे। उन तीनों ने कहा ये दोनों जो उतरे हैं ये रंगा बिल्ला है, इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर उसमें से एक और उतरा, अब 2 बचे। बोले कैसे संगठन बनावा जाए। इस सब के सब तो जाके वन चरण वंदन करत है अपने काम के लिए। एक नाली बने का होता है ओके लिए चरण वंदन कर देते हैं ये लोग जाके। 2 बच्चे हैं, अब 3 को गरिया रहे हैं। इसके बाद आखिरी उतरा, एक ब्राह्मण विधायक बचा, एक मनोज राजन त्रिपाठी बचे। उन्होंने कहा भैया ये कभी एक नहीं होंगे, ये सब अफसरों से लेके मुख्यमंत्री जी के यहां जाके घुटना मोड़ के सर टेकते हैं, वहां दरबारी बजाते हैं। ये ब्राह्मण इस प्रदेश में कभी एक नहीं हो सकता। एक छोटा सा उदाहरण जो कि सजीव बता रहा हूं आपको, इस पूरे उदाहरण से आप समझ लीजिएगा कि ये बैठक कैसे हुई होगी, कैसे कन्नी काटी होगी लोगों ने, कैसे अफसरानों को सफाई दी होगी जाके। ये सब नहीं किया होता तो आज नया नया अध्यक्ष प्रदेश का जो बना है पंकज चौधरी, वो इनको लताड़ रहा होता, इनको चेतावनी दे रहा होता। अब इनकी हिम्मत है कि ये दूसरी बैठक कर लेंगे। अब इनको मालूम है कि अब तो बेला आने वाली है, अब तो टिकट के लिए लाइन लगनी है। अब तो ये भी उम्मीद है कि शायद 2027 से पहले एक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, शायद हम उसमें कुछ आगे हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां लगाई। सब ब्राह्मण है, लेकिन इन लोगों की खलन ये है कि हम यही देख के अगर बहलते रहे तो अपने कामों को लेके ऐसे ही टहलते रहेंगे। बहलते रहोगे तो टहलते रहोगे, ये वाला मसला इनका है। और यही वजह है कि ये तितर बितर है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि 12 से 14% ब्राह्मण वोट के पास विकल्प नहीं है कि वो वोट कहां देगी जाके। और इन ब्राह्मणों को एक बार आत्मावलोकन कर लेना चाहिए, फील्ड पर, जीरो ग्राउंड पर जाके इस बात का डेटा कलेक्शन कर लेना चाहिए कि जिस ब्राह्मण के अगुवाकार बन के आप ब्राह्मणत्व की राजनीति कर रहे हैं, जरा देख लीजिए क्या वो जनता जो ब्राह्मण वाली है वो आपसे खुश है कि नहीं खुश है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने का फैसला कर चुकी है क्या? तो उसका राजनीतिक समीकरण यह है कि ब्राह्मण के पास अभी कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का वोटर ब्राह्मण कभी रहा नहीं। तीसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो संगठन के अंदर फूट है, दिल्ली बनाम लखनऊ, उसके रहते उसके चलते उत्तर प्रदेश में 2027 कुछ ऊंचे नीचे 2027 कुछ ऊंचा नीचा दिखाई देता है। और इसको ठीक करने के लिए और विपक्ष का लाभ काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो एक विकल्प ब्राह्मण के पास आ सकता है कि वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट ड्रॉ कर सकता है। रही बात कांग्रेस की, तो ब्राह्मण पुराना कांग्रेसी वोटर है, लेकिन कांग्रेस यहां पे समाजवादी के साथ लड़ेगी। फिर ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि ब्राह्मण समाज ये तय करेगा कि कांग्रेसी प्रत्याशी जहां जहां होगा ब्राह्मण वहां वहां उसको वोट देगा। ये तो एक मुश्त करना पड़ेगा, वरना अगर ये टूटे तो ये बिखरेंगे और नतीजा सिफार होगा। मतलब ये डांट के बाद एक फिल्म आई थी आप लौट चलें, तो अब ये कहते होंगे कि आप भाग चलें। आप भाग चलें। अब इनकी स्थिति हो गई दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। अब ये भागेंगे दौड़ेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, बस यही करते रहेंगे। इनसे पूछो क्या हालचाल, कहेंगे बस ठीक चल रहा है सब। अब इनका सब चल रहा है। मुझे लगता है कि 2.25 महीने जिस ब्राह्मण समाज ने मीटिंग करने में गवा दिए, उस मीटिंग के 12 घंटे बाद
डांट खाने वाले ये ब्राह्मण अपनी और भद्द पिटवा चुके हैं। और जो ब्राह्मण समाज जिसके 12% वोट पर ये उस 12% वोट के लीडर बने हुए हैं, इन्होंने अपनी नाक कटा ली उन ब्राह्मणों के सामने जिनकी अगुवाई ये खुद करते, खुद को कभी नहीं देखेंगे, बस जाकर टक्कर लेंगे। अरे तुम ठाकुर 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 हर समय ठाकुर ठाकुर चिल्लाते रहते हो, अरे कम से कम जाके देखो तो कि ठाकुर भी अपना काम कैसे करता है, कैसे कराता है, कैसे अपने लीडर को चुनता है, कैसे उसे आला कमान बनाता है और अपनी बात पहुंचाता है। तुम्हारे अंदर शऊर ही नहीं है यार, आपके अंदर शऊर ही नहीं है कि आपको करना क्या है। कभी आप ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी आप हिंदू हो जाते हैं, कभी आप मुसलमान को अपना एंटी मानने लगते हैं और कभी आप ठाकुर को अपना एंटी मानने लगते हैं। तो ये करते रहिए, संगठन ऐसे ही डांटता रहेगा। आप ऐसे ही 16वीं मंजिल पर बैठक करिएगा, उसके बाद उसका दरवाजा बंद कर दिएगा और जो बेल बजाने वाली स्विच है उस स्विच का करंट भी निकाल दिएगा ताकि भैया बेल भी ना सुनाई दे। क्योंकि अब डर ये नहीं होगा कि कोई ब्राह्मण विधायक आएगा, अब डर ये होगा कि ऐसा तो नहीं संगठन से कोई नोटिस आ गया और घंटी बज रही बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।